मेरा नाम कुरतुलैन शेख है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर या फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि कन्वर्जन का मतलब है कन्वर्ट होना। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जब ज़हनी दबाव बहुत शदीद हो जाता है, शिद्दत इख्तियार कर लेता है, तो हमारे सामने जो अलामात आती हैं वो फिजिकल सिम्टम की सूरत में आती है, जैसे जिस्मानी अलामात कहते हैं। इस सूरत में घर वालों को लगता है कि या तो मरीज ड्रामा कर रहा है या ये जानलेवा बीमारी है। इसके अंदर अलामात कुछ इस तरीके से होते हैं कि मरीज बेहोश होता है, 3-3 घंटे तक वो बेहोश रहता है, उसके मुंह से झाग निकलती है, कभी कभार आंखें ऊपर को हो जाती है या जुबान जो होती है वो दांतों के बीच में आ जाती है। एक अलामत ये है। उसके अलावा मरीज से खाना नहीं खाया जाता, सांस लेने में दुश्वारी आती है, काम करने में दुश्वारी आती है। मरीज कहता है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, ये काम नहीं हो रहा, हाथ से कोई चीज़ वो पकड़ नहीं सकते। ये सारी वो अलामात है जिसकी वजह से घर वालों को लगता है कि या मरीज ड्रामा कर रहा है या अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है एक मरीज। फिर फाइनली जब मरीज को इस तरीके का झटका पड़ता है या बेहोशी का दौरा पड़ता है तो मरीज को पहले दम दरूद वाले के पास लेके जाते हैं। उसके बाद जब कोई फायदा नहीं होता तो जनरल फिजिशियन के पास लेके जाते हैं। जनरल फिजिशियन जो है वो सारे टेस्ट कराते हैं। जब टेस्टों की रिपोर्ट क्लियर आ जाती है तब भी घर वालों को लगता है कि ये मरीज ड्रामा कर रहा है। बहुत कम जनरल फिजिशियन होते हैं जो इसको पॉइंट आउट करते हैं कि आप किसी माहिर नफ्सियात के पास मरीज को लेके जाएं, क्योंकि सारे जो टेस्ट होते हैं वो क्लियर आ चुके होते हैं। तो इस हिसाब से बहुत कम घर वाले होते हैं जो इन जिस्मानी अलामात को देखते हुए नफ्सियाती अलामात को देखते हुए वो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टर के पास आते हैं तो हमें ये होता है कि ऑर्गेनिसिटी हम लोग रूल आउट करते हैं। काफी मरीज ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिसिटी को रूल आउट करवा के आए होते हैं कि कोई जहनी मरीज तो नहीं है। उसके बाद उसको हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर लेबल करते हैं कि ये कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट है, क्योंकि इसके जहनी दबाव, इसके स्ट्रेसर इतने ज़्यादा होते हैं कि जो मरीज को ज़्यादा प्रोवोक करते हैं कि क्या स्ट्रेस आया था, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये झटका पड़ा, क्या घर में असला मसले परेशानी थी कि हाथ पैर काम करना छोड़ गए, हाथों में नमनेस हो गई, हाथ पाँव सुन्न हो गए। तो मरीज को इस हिसाब से इसको डील करने का तरीका क्या है कि एक होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन थेरेपी। उसके अंदर घर वालों का किरदार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जितना घर वालों का किरदार इम्पोर्टेंट होगा उतना ही जल्दी मरीज ठीक होता है, और जितने घर वाले कोऑपरेट करते हैं मरीज उतनी ही जल्दी ठीक होता है। अब इसमें करना ये होता है कि जैसे ही मरीज को कोई दोहरा झटका लगता है या वो बेहोश हो जाए, घर वालों को कहते हैं कि उस कमरे से बाहर चले जाएं। हम समझ सकते हैं कि उस वक्त मरीज को घर वालों को छोड़ के जाना मुश्किल काम होता है, वो हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन घर वालों को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। जितनी हिम्मत वो करेंगे मरीज उतनी जल्दी ठीक होता है। लेकिन अगर घर वाले उसको बार बार कहेंगे कि इसको दौरा पड़ा है, इसको झटका पड़ा है, उसको प्यार करें, उसको पैम्पर्ड कर रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं, अगर जितना उसको ज़्यादा प्यार मोहब्बत की तरफ लेके आएंगे उतना ही मरीज का ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम घर वालों को कहते हैं कि वो कमरे से बाहर चले जाएं उस दौरान। और जब मरीज होश में वापस आए तो उसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है कि उसको झटका पड़ा था या उसके साथ ये चीज़ हुई थी। उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आपकी तबीयत ठीक थी और आपने अच्छे से इस चीज़ को कंट्रोल किया। इसके बारे में और ज़्यादा मरीज से बात करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप पेशेंट को इग्नोर करना शुरू करते हैं, मरीज के ऊपर एक कंडीशन आती है कि जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो बूस्ट कर जाते हैं, पीक लेवल पे चले जाते हैं। वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी फेस करना पड़ेगा। जब बहुत ज़्यादा शदीद सिम्टम्स आएंगे तब भी घर वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है मरीज को वो अकेला छोड़ दें। लेकिन इस बीमारी का इलाज ही यही है कि मरीज को जितना इग्नोर करेंगे उतना ही जल्दी मरीज ठीक होगा। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि मरीज का अपना किरदार भी अहम होता है कि मरीज को जितनी कोशिश करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो ठीक होगा। दवाइयों का किरदार होता है लेकिन बहुत कम हद तक होता है। अ, अनलेस के उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो जाए, उसके ऊपर थेरेपी वगैरह अप्लाई हो जाए। अगर लगे कि कोई एंग्जायटी या डिप्रेशन का मसला चल रहा है तब हम उसको दवाइयों के ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमारे पास साइकोथेरेपी ही इसका मेन इलाज है, और इसका इलाज यही है कि घर वालों को भी समझाते हैं, साइको एजुकेट करते हैं अबाउट इलनेस
اور اتنی ہی جلدی مریض ٹھیک ہوتا ہے. آپ کو لگے کہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراً سے بیشتر ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں. اور یوزلی پیشنٹ کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. بعض پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن ہونے پہ خوش ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کو گین مل رہا ہوتا ہے, ریلیف مل رہا ہوتا ہے, اپنی ایک ذمہ داریوں سے اس کو چھٹکارا مل رہا ہوتا ہے. جو بیماری کا اسٹریس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کی توجہ مل رہی ہوتی ہے, گھر والوں کی توجہ مل رہی ہوتی ہے. مریض خوشی خوشی جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مریض اس طریقے سے اور خراب ہو رہا ہے کہ توجہ کی وجہ سے وہ زیادہ خراب ہو رہا ہے, تو یا تو مریض اس کے سمٹم بڑھ جاتے ہیں, یا ہر روز ایک نیا سمٹم ہوگا, ہر دوسرے دن اس کے سمٹم چینج ہوں گے. کبھی سر میں درد ہوگا, ہاتھ پیر میں درد ہوگا, کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو ہمیں اسٹاف کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مریض کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا اگر مریض کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ پیر میں درد ہے یا سر میں درد ہے, اس کو ایکٹیویٹیز بتانی ہے, اس کو ہوم ورک ٹاسک دینا ہے, اس کو ورزش بتانی ہے. اگر ہاتھ پیر درد کریں تو یہ ورزش کریں. اس طرح آہستہ کرتے کرتے مریض جو ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر گھر والے اس کو پیمپرڈ کریں گے تو اس کو دورہ پڑے اس سے کام نہیں ہوگا, مریض کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا, تو اس طرح مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ کا اس بیماری سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.